बिगिनर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम आज मैडम ने तरतीब दिया है। तो आप तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग मीटिंग जो है अपने माइक और अपने कैमरास को ऑफ रखें और क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है लास्ट में रखा जाएगा, उसमें आप एक एक करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और दूसरा आपको बताते चलें, अगर मीटिंग के दौरान मीटिंग ऑफ होती है तो आप दोबारा से इसी लिंक से रीज्वाइन कर सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर अमरजीत सिंह मान सर हमारे साथ अभी जुड़े हैं। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है डॉक्टर नीलम अवतार सिंह। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने अपने माइक जो है ऑफ रखें। तो अगर ड्यूरिंग मीटिंग कट ऑफ हो जाती है तो दोबारा इसी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैम टाइम शुरू हो गया है, 8 हो गए हैं हमारे, तो प्लीज आप स्टार्ट लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर अमजद का, जिन्होंने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है टू लर्न होम्योपैथी, और वो खुद होम्योपैथी के इतने बड़े डॉक्टर हैं, और उन्होंने आप सबके लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए जो रखा है, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू डॉक्टर अमजद। जो भी आपके और ऑर्गेनाइजर्स हैं, थैंक यू एवरीवन। आज का ये जो लेक्चर है, ये स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए रखा है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि ग्रुप्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको बेसिक्स भी अभी तक माइंड के बारे में नहीं पता है। तो मैंने स्पेशली ये सोचा कि हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, और 15-20 दिन के बाद मैं एक लेक्चर दिया करूंगी जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले समथिंग अबाउट मी। मैंने 84 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 93 में मैंने ग्रेजुएट डिग्री किया, एंड एमडी मुझे 2000 में एमडी कॉन्फर की गई बाय होम्योपैथी काउंसिल पंजाब। हमने फर्स्ट टाइम जो माइंड का सुना, दैट वाज फ्रॉम डॉक्टर एमएल सहगल। It was in 1992 when Dr. मान and I and my husband, हम तीनों जने वहां पे थे। हम तीनों ने डॉक्टर एमएल सहगल जी का लेक्चर अटेंड किया, और उन्होंने हमें बोला कि सिर्फ माइंड के ऊपर ही आप किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो। तो हमने सोचा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे माइंड पे कर सकते हैं, कैसे सोचा जा सकता, कैसे हम मोडेलिटीज एंड कैसे हम ये सब कुछ फिजिकल सिम्टम्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप अप्लाई करके देखो, अगर रिजल्ट मिले तो आप इसको अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो आप छोड़ देना। उनका फिर हमने संगरूर में सेमिनार करवाया इन 1993। वहां पे बहुत सारे जो हमारे मन में शंका थे वो दूर हुए। उसके बाद तो फिर हम आगे ही बढ़ते चले गए, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो डॉक्टर एमएल सहगल जी की इतनी बड़ी देन है, उन्होंने होम्योपैथी में जो भी डेड रूब्रिक्स पढ़े थे, ये रूब्रिक्स पहले से ही पढ़े थे, जो भी डेड रूब्रिक्स पढ़े थे उन्होंने उनमें जान डाली, उनको जीवित किया। All the doctors are requested to please mute your phones, microphones mute कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छी तरह से सुन सकें। एडमिन जो है ना, सभी के माइक को म्यूट कर सकते हैं। एडमिन प्लीज, एडमिन माइक को म्यूट कर दीजिए, सभी के माइक को। तो खाना मजा के साथ
मैम आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए मैम। अच्छा, मुझे भी इन्होंने म्यूट कर दिया था। हेलो, हाँ मैम अब ठीक है, आप अब बोलें आ रहा जी। शुक्र। मैम आ रही है आपकी आवाज। पहले आई नहीं? नहीं मैम, हेलो। बीच में नहीं आई थी, ओके, बीच में नहीं ओके, आई ओके। थी जब आप और म्यूट ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो जब हमने डॉक्टर एम.एल. सहगल जी का फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया इन 93, तो बहुत सारे हमारे जो शंका थी, जो हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमने सोचा कि नहीं, हम करके देखेंगे। और जैसे जैसे हम अप्लाई करते गए वैसे वैसे हमें रिजल्ट्स मिलते गए। ये कोई सफर बहुत ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि वो 90s का जो दशक था, 90s का जो डिकेड था, उसमें बहुत सारे न्यू रेवोल्यूशन आया होम्योपैथी में। डॉक्टर राजन शंकरन आए सिचुएशनल मटेरियल मेडिकल लेकर, डॉक्टर विजयकर आए और डॉक्टर एम.एल. सहगल आए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इजी मेथड था, जो हमें समझने में आसान लगा, जो पेशेंट की जनरल उसकी बातों के ऊपर डिपेंड करता था, वो डॉक्टर एम.एल. सहगल जी का था। तो उस सिस्टम को हम माइंड टेक्निक, माइंड किस तरह से लेना है, आज हम उसी के बारे में बहुत बिगिनर्स वाली बात करेंगे कि हम किस तरह से माइंड लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें माइंड लेना नहीं आता है, या हमें पेशेंट माइंड सिम्टम्स नहीं देता है। माइंड सिम्टम्स कुछ नहीं होते, जो पेशेंट आके हमारे साथ बात करता है, जो हमें वो बोलता है, वो सब माइंड ही है। अगर पेशेंट आके बोलता है कि इतने दिनों से मुझे प्रॉब्लम है लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली, वो भी उसका एक सिम्टम है। अगर पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब फटाफट ऐसी डोज दो कि मैं ठीक हो जाऊं, वो भी एक मेंटल स्टेट है, वो भी एक सिम्टम है, वो भी उसका भी एक रूब्रिक बनेगा। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब टाइम जितना मर्जी लग जाए लेकिन मैं ठीक होना चाहिए, वो भी उसकी मेंटल स्टेट है। पेशेंट को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये सब छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी साधारण जनरल बातें जो पेशेंट्स आके बोलते हैं, आप उनको रिकॉर्ड कीजिए, सारी की सारी अपनी मदर टंग में लिखिए। पेशेंट एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप होता है, क्रॉनिक में थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप होता है। पेशेंट कभी किसी की चीज की बात करता है, कभी किसी चीज की बात करता है। आपने सिर्फ एक थंब रूल है कि पेशेंट की हमने उंगली पकड़नी है, हमने अपनी उंगली नहीं उसको पकड़ानी, हमने उसकी उंगली पकड़नी है। जहां जहां वो लेता जाएगा वहां वहां उसकी मेडिसिन होगी। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर हम पेशेंट को इंटरप्ट करते हैं या अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि ये तो पल्सटिला है, हम पल्सटिला के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, या कभी लगता है कि ये तो आर्सेनिक है, तो हम आर्सेनिक जैसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा पेशेंट की फिंगर, उसकी उंगली पकड़ो और जो वो बोलता जा रहा है वो नोट करते जाओ। और मैं हमेशा, जैसे डॉक्टर एम.एल. सहगल कहा करते थे कि हमेशा अपनी मदर टंग में आप लिखिए, जो भी अपने पेशेंट की केस हिस्ट्री लिखनी है, उसके सिम्टम्स लिखने हैं, सब के सब हमेशा मदर टंग में लिखिए। साथ के साथ आपने कभी भी कोई भी रूब्रिक नहीं बनाना कि पेशेंट बोली जा रहा है, आप साथ के साथ आप लिख नहीं रहे, आप सिर्फ रूब्रिक बना रहे हो। दिस इज रॉन्ग। आज हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ही हम डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बिगनर्स की एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम सब यही बात करेंगे कि हम किस तरह से पेशेंट की बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन या सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। मुझे याद है कि
93, 94 से तक, 84 से लेके 94 तक मुझे कोई भी ऐसा केस याद नहीं होगा कि जिसको मैंने सिंगल मेडिसिन से ठीक किया या जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हो। लेकिन उसके बाद जब हमने ये सिस्टम माइंड टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की, नो डाउट कि थोड़ा टाइम टफ था, लेकिन मेरे पास अपने गुरु थे डॉक्टर A.S. मान। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, बहुत तगड़े तगड़े केसेस ठीक किए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी हमेशा डॉक्टर मान से डिस्कस करती थी कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा पेशेंट ने बोला, इसका क्या वर्जन होगा, उसका क्या वर्जन होगा। आज तो हमारे पास मटेरियल बहुत है, हमारे पास बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं। तब तो कोई भी नहीं हुआ करता था और मटेरियल भी बहुत कम हुआ करता था। तो सबसे जो पहली बात है कि एफोरिज्म सेकंड में जो है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रैपिड तेजी से होनी चाहिए, जेंटल बिल्कुल स्मूथ, जेंटल आराम से, एंड परमानेंट, टोटल 100% परमानेंट, कि बिल्कुल क्योर हो जानी चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, इस तरह से। और ये हमने अपने पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंस से देखा है। बहुत बार एक डोज के साथ, एक सिंगल डोज के साथ हमने पेशेंट्स, रोज हम लोग ग्रुप्स में पेशेंट्स को की केस हिस्ट्री डालते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है इसी बेसिस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने एक्सपर्ट कैसे बनना है, हमने किस तरह से इस सब पे मास्टरी करनी है, माइंड टेक्निक के हम कैसे मास्टर बन सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग हर रोज मटीरिया मेडिका, रेपर्टरी, ये 2 चीजें लगातार पढ़ते हैं एवरी डे, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। उनको हमेशा, चाहे आपको कुछ याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात तो रह जाएगी कि कुछ ऐसा पड़ा है। सभी के पास लैपटॉप्स हैं, जस्ट एक वर्ल्ड टाइप कीजिए, उस वर्ल्ड से आपको रूब्रिक्स बहुत ज्यादा उसके साथ कनेक्टेड सारे रूब्रिक्स मिल जाएंगे। कई मेडिसिन हम सिंगल रूब्रिक्स पे दे देते हैं, जिनका हमें पता होता है कि ये बहुत इसका किंग पिन है या ये बहुत इस पेशेंट को सूट करेगा, या हम 2 या 3 या 4 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर मेडिसिन देते हैं, या फिर तीसरा जो मैं ज्यादा अप्लाई करती हूँ वो है कि मैं फुल केस हिस्ट्री लेती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी, कम से कम मैं आधा पौना घंटा लगा के केस हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट्स ही आते हैं। तो पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद मैं उसको समझती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, उसमें से फिर रूब्रिक्स निकलते हैं कि ये पेशेंट चाहता क्या है, और उसी के बेसिस के ऊपर मैं सारी मेडिसिन स्टडी करती हूँ। मैंने कितने वेबिनार्स में डिफरेंट मेडिसिन की करवाई, जैसे प्लेटिना, वो एक डिप्रेशन की औरत थी, लेडी थी जिसको डिप्रेशन था, बहुत मेडिसिन दी, लेकिन उसका जो मेन उसके किंग पिन जो उसके केस का निकल के आया, दैट वाज आइडियलिज्म, और वो प्लेटिना थी। जबकि कभी उसकी इतनी डिसेंसी देख के कोई सोच नहीं सकता था कि वो प्लेटिना हो सकती है। मैंने उसका टाइटल लिखा, द मोस्ट हम्बल लेडी प्लेटिना। जब मैंने अपने ग्रुप्स में भी ये केस डाला तो कोई भी इसको पहचान नहीं पाया कि वो कभी इस तरह से भी आती है। मैंने सोरियासिस का केस जस्ट 2 सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर 40 इयर्स का सोरियासिस का केस जस्ट सिंगल डोज ऑफ चाइना से किया। ये सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपको रूब्रिक्स की प्रॉपर नॉलेज हो एंड मटीरिया मेडिका की नॉलेज हो।
उसके लिए आज से आपने सोच लेना है कि हमने हर रोज आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम दे सकते हो आपने रेपर्टरी को देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेपर्टरी लैपटॉप वाली रेपर्टरी नहीं पढ़नी, अपनी बुक लीजिए, उसको काला कीजिए, उसके ऊपर लिखिए, क्योंकि हम अंग्रेज लोग तो है नहीं कि हमें सबके सब रूब्रिक्स के मीनिंग्स पता है, तो वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो अपनी बुक के ऊपर लिखिए। हमने अपनी बुक्स काली कर रखी थी, लिख लिख के वर्शंस लिख के कि पेशेंट क्या बोलेगा, हम क्या लेंगे। इसी तरह एक बार एक मेरे पास पेशेंट आए जिनको बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, लाइक उनको थायराइड था, उनको डिप्रेशन था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और जब वो एक दिन मेरे पास आए तो बहुत रोए कहते, पहले तो मेरे को थायराइड हो गया, फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, फिर तीसरी हो गई, और अब तो मेरे सारे जॉइंट्स दर्द होने लग पड़े हैं। और बहुत रोए। अगर कोई भी उस वक्त वहां पे होता तो होम्योपैथी में जो आम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर कोई ये सोचता कि ये पल्सर है, क्योंकि हर रोने वाला एक आम डॉक्टर को लगता है, जो माइंड पे प्रैक्टिस नहीं करते, कि जब भी पेशेंट आके रोता है, बार बार रोई जाता है, तो पल्सटिला इज द मेडिसिन। लेकिन उनको मैंने पल्सटिला नहीं दी। मैंने उनको आगे पूछा कि तो फिर आप रो क्यों रहे हो? कहते, डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरे दिन अब थोड़े रह गए, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, बस अब तो मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, इतनी तकलीफें हो गई है। मैंने तो डॉक्टर साहब, मुझे तो जल्दी पड़ गई है, मैंने तो अपने बेटे को सारे अकाउंट्स की डिटेल, जो मैंने लोन लिया है, जो मैंने किसी को देना है या किसी से लेना है, वो मैंने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया है। तो इसमें एक रूब्रिक आता है जो कि इसी मेडिसिन का किंग पिन है, पेट्रोलियम का, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ हरी मस्ट सेटल फैमिली अफेयर्स, या मस्ट हरी सेटल फैमिली अफेयर्स, के फटाफट ये मैं काम पूरे कर दूं, क्योंकि मैं बस मरने वाला। और वो नेक्स्ट डे ही आए कि शुक्र है कि मेरी पेन से एक ही डोज के साथ ठीक हो गई। तो जब हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं, जब हम रूब्रिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें से ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में फंस जाती है। इसके लिए मैं एक केस बताना चाहती हूँ। बहुत सालों की बात है, अबाउट 20 years बैक। एक हमारे पास लेडी आई, वो शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और उसकी एक किडनी में से इतना बड़ा, पूरा इस साइज का ट्यूमर निकाला डॉक्टर्स ने, उसका ऑपरेशन किया और उसको बोला कि तुम जाओ पटियाला में, वहां से अपनी कीमोथेरेपी कराओ या रेडियोथेरेपी, वहां डॉक्टर्स को मिलो जाके। वो लेडी कहती कि मैं, छोड़ो कहाँ जाना है, ऐसे ही मैं ले लेती हूँ दवाई। वो हमारे यूनिट पे, जो हमारा इधर किसी गांव में यूनिट था, वहां पे आ गए। हमने कहा कि आपको कीमोथेरेपी करवानी चाहिए, तो कहती नहीं मुझे नहीं जरूरत, मुझे तो बस आप दवाई दे दो। अब मेरी कहती कि मुझे लग रहा है कि मेरी दूसरी साइड में भी पेन हो रही है, लेकिन आप मेडिसिन ही दे दो, उससे ठीक हो जाओ। मेरे साथ एक और डॉक्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप वहां जाना क्यों नहीं चाहती? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना वहां पे, क्योंकि हॉस्पिटल में जाऊंगी, कभी इधर घूम फिरो, कभी इधर फिरो, ना कोई समझ लगती है कहाँ जाना है, ऐसे ही इतना झमेला जो है, तो मैंने नहीं जाना। तो उनके एक गॉल ब्लैडर स्टोन भी था, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने पूछा कि अगर आपका गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसका ऑपरेशन करवा लो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो कहते नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना। उन्होंने कहा क्यों नहीं करवाना? कहते नहीं मैंने ऑपरेशन पहले इतना बड़ा, मेरा सारा पेट चीर के रख दिया डॉक्टर्स ने, अब मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो उन्होंने, डॉक्टर ने फिर से पूछा कि आपने क्यों नहीं ऑपरेशन कराना? वो कहते जी नहीं, मैंने नहीं करवाना। जब डॉक्टर ने तीसरी बार फिर से ये क्वेश्चन पूछा कि आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना, तो वो लेडी
चीखे मारती हुई रोती हुई वहां से भाग गई। बाहर बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए थे, तो सब देख रहे हैं कि हुआ क्या इसको। तो उसके हस्बैंड आए, तो उसको उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हायोसेमस दे दी कि हायोसेमस 30, कि वो सर्जरी से डर रही है। जब वो 15 दिन के बाद उसको मना के उसके हस्बैंड लेके आए, तो मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई। कहते डॉक्टर साहब बार बार वही क्वेश्चन कि ऑपरेशन नहीं करवाना, क्यों नहीं करवाना, नहीं करवाना। मैंने कहा आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो आप परहेज वगैरह कितना रखते हो। कहती मैं कोई परहेज नहीं रखती, मैं तो बस मैं तो चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस 8-10 साल की जिंदगी मिल जाए, मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं कभी परहेज करती हूँ। हालांकि उसकी एक किडनी निकाल दी थी डॉक्टर्स ने, एक ही किडनी थी, उसको बहुत सारे परहेज रखने के लिए बोला था, लेकिन वो बिल्कुल भी परहेज नहीं रखती थी। तो जब मैंने ये 3-4 बातें देखी, तो उसमें मुझे लगा कि वो उस दिन भागी क्यों, व्हाट इज दिस। तब मुझे समझ में आया ये तो लाइट डिजायर था, ये वो हल्का रहना चाहती थी। बार बार क्वेश्चन पूछ पूछ के उसके दिमाग के ऊपर बोझ ही डाल दिया। बार बार सवाल पूछ पूछ के जो बोझ डाला, उससे वो चीखती हुई चली गई। उसके बाद हमने उसको बेलाडोना दी, सिर्फ इसी पे के लाइट डिजायर है, हंसी जा रही है, बोली जा रही है, बातें करी जा रही है। उसको इतना भी डर नहीं कि उसकी इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी सर्जरी हुई है, नो। तो हमने उसको बेलाडोना 30 दी। 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला और वो औरत आज भी जिंदा है। इस बात को 20 इयर्स हो गए। कैसे समझ सकते हैं कि एक बेलाडोना एक इतना बड़ी बीमारी के लिए बेलाडोना ठीक करेगी। यस, दिस हैपेंस। जब हमें मेडिसिन की कोर समझ आती है, मेडिसिन का सेंटर समझ आता है, तब हमें पता चलता है कि ये पेशेंट कैसे ठीक हो जाते हैं। हर मेडिसिन की अपनी जर्नी है, आपको हर मेडिसिन की जर्नी थोड़ी 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 पता होनी चाहिए कि बेलाडोना आता है वो किस तरह से आता है। अगर कोई पेशेंट आता है, किसी भी मेडिसिन के सिम्टम्स हमें समझ लग रहे हैं, तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझती हूँ वो उसका रीजन है। हमने रीजन जरूर जानना है कि उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, पेशेंट हमारे पास क्यों आया, या वो रोया तो क्यों रोया, पल्साटिला क्यों रोता है, क्योंकि वो अकेला होता है, निग्लेक्ट होता है। सीपिया क्यों रोता है, क्योंकि वो पुअर होता है। हर मेडिसिन अपने तरीके से खुद को एक्सप्रेस करती है। हमने सेंटर पकड़ना है, हमने कोर पकड़ना है, और उसके लिए कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो कारण को बहुत, एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर है, एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट 15-20 पेजेस है, उसके आपको रट्टा लगना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट। अभी मैं एक और केस बताती हूँ आपको। एक पेशेंट का मुझे फोन आता है, मुझे कहते कि डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया बैक हो रही है, और उसके मदर होम्योपैथी जानते थे, तो उन्होंने उसको काफी सारी मेडिसिन, रस्टॉक्स, ब्रायनिया, आर्निका और पता नहीं क्या क्या उनको दे दी थी। 1 महीने से वो पेन थी, और लड़की IAS की तैयारी कर रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बैठा नहीं जाता था। तो उन्होंने जब मुझे फोन किया, मैंने उनको पूछा इसका कोई कारण, कोई खास वजह है। तो उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कारण तो आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब 1 महीना पहले की बात है कि हम सारे घर वाले खाना खा रहे थे, मम्मी पापा और हम दोनों, तो हमारे पापा से किसी बात पे बहस हो गई।
पता नहीं पापा के मन में क्या आया, उन्होंने फटाक से थप्पड़ मारा। ये पेशेंट की एज थी 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की लड़की, और उसके थप्पड़ मारा। वो लड़की कहती कि साइड पे सर्वेंट खड़े हैं और पापा ने मेरे थप्पड़ मारा। मैं तो हक्की बक्की रह गई, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं तो चुप करके अपने कमरे में आ गई। और जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मेरी पीठ दर्द कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही रीजन है, टेक स्टेफिसेग्रिया 201 डोज, क्योंकि इसका मुझे रीजन मिल गया। हर बीमारी का रीजन अगर हम पता करना चाहें तो मिल जाता है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे 1-2 दिन तक बता दीजिए। नेक्स्ट डे ही उनका मॉर्निंग फोन आ गया कि डॉक्टर साहब मेरी पीठ तो जस्ट 1 डोज लेने से ही 90% तक ठीक हो गई। वहां पे रस्टॉक्स ने काम नहीं किया, वहां पे ब्रायनिया ने नहीं किया, आर्निका ने नहीं किया, रूटा ने नहीं किया। 1 महीना ये सब दवाइयां चलती रही। काम किसने किया पता नहीं, उसमें स्टेफिसेग्रिया में पीठ दर्द के कोई सिम्टम ज्यादा होंगे भी या नहीं, लेकिन स्टेफिसेग्रिया ने उसको ठीक किया क्योंकि उसका रीजन डिफरेंट था। तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देनी है वो रीजन को देनी है। मैम कई बार हम सिंगुलर मेडिसिन के रूब्रिक के ऊपर दवाई देते हैं। मैम मीटिंग टाइम थोड़ा सा एंड होने वाला है, फिर दोबारा से रीजॉइन कर लें तमाम पार्टिसिपेंट, अगर एंड हो जाती है मीटिंग तो। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज आपने एक बात तो लर्न कर ली कि एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर आपने जरूर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि वहां से ही आपको कारण पता चलेगा। एक और केस बताती हूँ। एक बार, शायद ये मैंने अपनी वीडियोस में भी, जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ उनमें भी शायद मैं बार बार ये केसेस बताती रहती हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि हम किस तरह से केसेस देखते हैं। तो एक बार डॉक्टर साहब के ऑफिसर थे, तो उनको बहुत, वो खुद डॉक्टर थे, आईएएस थे, डॉक्टर थे, तो उनको खांसी हो गई। उन्होंने बड़े एंटीबायोटिक्स के 2-3-4 कोर्स कर लिए, ठीक नहीं हुए, महीना हो गया। जब भी किसी से बात करते थे तो खांसी। तो उनको किसी ने बोला कि आप होम्योपैथी लेके देखो, हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी है। तो डॉक्टर साहब को उन्होंने बुलाया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे खांसी है, मैं तो 3-4 एंटीबायोटिक्स के कोर्स भी कर चुका हूँ, फिर भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। तो अब देखते हैं होम्योपैथी क्या करती है। तो डॉक्टर साहब ने 2-4 चीजें पूछ के जाने लगे। कहते ठीक है, मैं आपको मेडिसिन भेजता हूँ। अभी तो उन्होंने मेडिसिन जाके देखनी थी। तो जैसे ही डॉक्टर साहब दरवाजे से निकलने लगे, उन्होंने बुलाया, डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब 1 मिनट सुनिए, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं आपकी डिस्पेंसरी बंद करवा दूंगा। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त सारी केस हिस्ट्री को डिलीट किया और उस पर लिखा इंसाइटिंग अदर्स। चाहे बहुत सारे डॉक्टर्स को ये लगता है कि दिस इज थ्रेटनिंग, ये थ्रेटनिंग नहीं है। थ्रेटनिंग में पेशेंट की इंटेंशन बैड होती है। यहाँ पे इंटेंशन बैड नहीं थी, यहाँ पे वो उनको इंसाइट कर रहे थे कि मुझे ऐसी दवाई मिलेगी जिससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। तो अभी तो इंसाइटिंग अदर्स में और भी कई मेडिसिन ऐड हो गई हैं। तो तब हायोसेमस अकेली हुआ करती थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको हायोसेमस दी और बोला कि मुझे 1 आधे दिन बाद बताना। तो शाम को ही उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने वो आपने मुझे पुड़िया दी है वो एक, तब से मुझे खांसी नहीं हुई। सो जब भी हम ये कोर पकड़ लेते हैं, जब भी हम ये सेंटर पकड़ते हैं, ये सेंटर पकड़ने का रीजन हर केस में अलग अलग तरह का होता है।
हर केस में डिफरेंट होता है। किसी में हमें डायरेक्ट रूब्रिक मिल जाता है, किसी में हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, किसी में हिस्ट्री जाननी पड़ती है, जो क्रॉनिक केसेस है उनको थोड़ा लंबा देखना पड़ता है। सो इस तरह से हम चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करें, लेकिन होम्योपैथी में जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होगी